टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब का स्वागत हमारे शो में और आपके सवालों का जवाब तो देंगे ही देंगे, साथ ही कई सारे अहम मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। किन किन हालात में कैश में लेन देन करने की है छूट, वरना लग सकता है भारी भरकम जुर्माना। इनकम क्लबिंग के किन किन नियमों का रखें ख्याल ताकि ज्यादा से ज्यादा बचा सके टैक्स। और साथ ही ये भी बताएंगे कि जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने पर अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है सस्पेंड तो हम बताएंगे राहत की खबर। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जिसका हिंट मैंने आपको शुरू में दिया है वह है कैश में लेन देन को लेकर के। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद जरूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन दो सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269 SS और 269 T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत जरूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की जरूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की। लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। चलिए, तो कैश के लेन देन में इन सारी बातों का ख्याल रखिए, क्योंकि कैश के लेन देन पर सरकार की नज़र बहुत पैनी रहती है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव गोयल जी। राजीव गोयल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब, बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। नमस्कार गोयल साहब, बताएं क्या उलझन है टैक्स की? हाँ सर, हाँ टैक्स की नहीं सर, मेरा सवाल है कि जैसे मेरे पास कुछ फिजिकल शेयर्स थे जो 2015 से
पहले के परचेज थे फिजिकल फॉर्म में, सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में, जो 2015 में डीमेट हुए। ठीक है। और मेरे पास उनकी परचेज प्राइस नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि बहुत पुराना हो गया मामला, कागज इधर उधर हो गए। तो अगर अब उनको सेल किया जाए तो मेरी परचेज प्राइस क्या कंसिडर होगी? बहुत वाजिब सवाल है गोयल साहब। और देखिए, नॉर्मल हालात में क्या होता है राजीव जी के, ऐसे में जब आपको परचेज प्राइस ही लक्ष्मण नहीं पता है तो अब भला आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? तो रूल तो ये कहता है कि बेनिफिट और डाउट डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, तो इसकी 10 रुपए फेस वैल्यू मान ली जानी चाहिए। परंतु कुछ ऐसे प्रेसिडेंट सामने आए, कुछ ऐसे पास्ट में सामने आए। तो गोयल साहब, आपने जिस डेट को 2015 में इनको डीमैट कराया, उस तारीख पर जो प्राइस थी उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि 2015 से पहले लाजमी बात है इनकी वैल्यू इससे कमी होगी तो आपका कैपिटल गेन कम लगेगा, आपको फायदा होगा। 112A का लाभ उठाना 1 लाख तक का नहीं भूलिएगा। बिल्कुल। तो ये क्या, भले ही आपने शेयर का परचेज हो, इसकी प्राइस देख रहे हो, लेकिन इसका आपके टैक्स कैलकुलेशन पर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए आप टैक्स की देनदारी में भी इसका खास ख्याल रखें। अब चलिए वापस चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां से शांतनु जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ जी नमस्कार। एक्चुअली मेरे पिताजी जो है वो 52 ईयर्स ओल्ड है। तो रिसेंटली उन्होंने अपने लैंड सेल किए हैं। इन्होंने मतलब वो उनके भाई मिलकर सेल किए हैं जो उनके पापा के लैंड थे जी। तो मैं उसका ही टैक्स इम्प्लीकेशन जानना चाहता हूँ, मतलब वो कैपिटल गेन टैक्स में मतलब क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा और इससे राहत मिलने का क्या उपाय है? जी हाँ शांतनु जी, बिल्कुल आपका पुश्तैनी लैंड है, आपके ग्रैंडफादर का, फादर का, और अब आप उसकी बात कर रहे हैं। 3 पुश्तें इसमें लक्ष्मण पूरे प्रश्न में है। जी हाँ बिल्कुल, आप 1/4/2001 को शांतनु जी उस लैंड की वैल्यूएशन कराइएगा। उस लैंड की जो वैल्यू आएगी वो वहां से आप उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाएंगे, CII जिसको कहते हैं। आजकल वो 331 के करीब चल रही है। तो 1/4/2001 की वैल्यूएशन करा के किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और आप उस पर CII लगाइए। उसके बाद जो आपने सेल किया है उसमें से उसको घटाइए, आपका बाकी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और इसको बचा भी सकते हैं क्योंकि आपने लैंड सेल किया है। तो सेक्शन 54F के अंतर्गत आप कोई अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें सारा का सारा कंसिडरेशन लगा देते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आप 2 साल तक खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल तक कर सकते हैं। इसके अलावा 54EC में 50 लाख रुपए तक की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में भी 6 महीने के अंतर्गत शांतनु जी आप पैसा लगा के इसको बाकायदा बचा सकते हैं। तो शांतनु जी, उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी उलझन दूर हो गई होगी। हाँ जी। ये और एक चीज जानना था, मतलब पापा का एज तो 80 साल के ऊपर हो गया, तो उनके लिए तो कोई एग्जम्पशन लिमिट एक्स्ट्रा है, मतलब ये कैपिटल गेन टैक्स में? जी शांतनु जी, देखिए वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं 80 साल से ऊपर। उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो तो 5 लाख तक की है, ये बात सही है। पर ये जो मैंने आपको कैपिटल गेन की सारी ये मैकेनिज्म बताया, कैलकुलेशन बताई, फॉर्मूला बताया, प्रोसेस बताया, मेथड बताया, ये सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और एक आम टैक्स पेयर्स के लिए एक जैसा है। उनको तो हम हाथ जोड़ के सुपर सीनियर सिटीजन है लक्ष्मण प्रणाम ही कर सकते हैं। ये कैपिटल गेन के प्रोविजन वैसे ही रहेंगे जी, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विष्णु जी। विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा क्वेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज होता है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, क्या उस शेयर्स और म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी एग्जेम्पशन अवेल किया जा सकता है नई प्रॉपर्टी खरीदने में विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम? जी हाँ विष्णु जी, बिल्कुल। आप 54F के अंतर्गत जो प्रोविजन, वैसे तो जो 54F के अंतर्गत प्रोविजन होता है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के लिए अवेल किया जा सकता है। बाकी 112A के अंतर्गत 1112A के अंतर्गत 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो शेयर्स की एग्जेम्पशन है उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए, तो ये सारे प्रावधान हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे इनकम क्लबिंग के किन किन नियमों का रखें ख्याल ताकि ज्यादा से ज्यादा बचा सके टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई सारे सवाल हमारे पास हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं
वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी, इन 3 रिश्ते। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ कैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी कर दी तो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन हुआ, कुछ जुड़ गया, वो भी जाके क्लब हो गया, उसके ऊपर बोनस शेयर्स जो मिले वो जाके क्लब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपने अगर कोई ऐसी चीज गिफ्ट की है और उस पर घाटा हो जाता है, तो अगर साहब प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो लॉस भी जुड़ेगा, लॉस भी बिल्कुल जुड़ेगा। एक इसमें और बारीकी है, और ये भी एक्चुअल केसेस बहुत सारे हुए कि क्लबिंग का प्रोविजन वहां लागू नहीं होगा जब तक आप पति पत्नी बने नहीं है। अब एक लड़का लड़की की रिश्ता हो गया था, फियांसी थी वो, तो शादी से 1 दिन पहले उन्होंने 10 लाख रुपए उनको दे दिए। अब उस 10 लाख से जो इनकम हुई वो क्लबिंग नहीं, जबकि अगले दिन वो पति पत्नी बन गए, पर वो एज ए फियांसी दे दिए गए। तो बिफोर मैरिज कुछ भी दिया जाता है वो क्लबिंग नहीं होती है। और क्लबिंग का सबसे पते की बात आपने यही बताई, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, इसमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग और लक्ष्मण, इसमें आप क्लबिंग में सेक्शन 54 जो कैपिटल गेन से बचने का है, आप उसका भी लाभ ले सकते। मतलब आपने कोई मकान गिफ्ट किया तो अब आपके में कैपिटल गेन क्लब होके आ रहा है, तो आप बाकायदा सेक्शन 54 में जैसे आप बचाते अपने मकान को, वैसे आप उसको बाकायदा बचा सकते हैं। एक एक्सेप्शन और बता देता हूं, काम की पति पत्नी की बातें आज बहुत चल रही है, वो ये है कि अगर पति पत्नी किसी पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर हैं, पर अपनी लियाकत और अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से पार्टनर हैं, फिर ये क्लबिंग लागू नहीं होगी। वरना आप पत्नी को पार्टनर बना लेते हैं तो पत्नी का जो प्रॉफिट होगा आपके में जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज बताइए कि जैसे आपने पति पत्नी का एग्जांपल दिया है, फिर जो रिलेशन आपने बताया उसमें अगर सामने वाला खुद ITR फाइल करता हो तो क्या अपने में इनकम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। ये तभी, इसीलिए शुरू में मैंने वो 3 रिश्ते नाते बता दिए। अगर आपने इन 3 रिश्तों में कोई गिफ्ट किया है या अपनी इनकम को या अपने एसेट्स को पास ऑन किया है, तो उससे आने वाली इनकम के लिए आप तैयार हो जाइए। एक एक्सेप्शन मजेदार और बता देता हूं, इनकम के ऊपर जो इनकम आएगी लक्ष्मण, मतलब हमने FD कराई, उस पर ब्याज आया, ब्याज आपके में जुड़ गया, उस ब्याज पे जो ब्याज आएगा वो क्लबिंग के अंतर्गत नहीं है। तो बहुत ही फाइन प्रिंट आपने बताया। ब्याज के ऊपर जो ब्याज आएगा या फिर आमदनी जो हो रही है गिफ्ट की प्रॉपर्टी पे किसी सामान पे, उस आमदनी पर कोई आमदनी होती है तो फिर आपको वो बाहर हो जाएगी। पर पहली वाली आमदनी मतलब सेकंड टियर में नहीं, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते होंगे? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको जो मान लीजिए 5% मिल रहा है उस पर एक्री हो, पर उस इंटरेस्ट के ऊपर जो, बिल्कुल आपने पते की बात उठाई, अगर देखी जाए बारीकी से, बिल्कुल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, बहुत आपने पेचीदा मामला डाल दिया है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्लबिंग नहीं होगा। तो बहुत ही पेचीदा है ये, इसका ख्याल रखिएगा जब भी क्लबिंग के प्रावधान के तहत आप आते हो। तो अब चलते हैं गुजरात, जहां के वडोदरा से हमारे साथ देवेंद्र अग्रवाल साहब फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ जी नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैंने एक ना असेसमेंट ईयर 2021 में एक बाहर की कंट्री को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किया था, जिसमें उन्होंने 7,000 रुपया TDS काट लिया था जी। तो एज पर द रूल जब रिटर्न फाइल करते हैं तो वो फॉर्म 67 पहले अपलोड करना होता है जी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या था कि ये सब टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से फॉर्म 67 अवेलेबल नहीं था जी। और मेरे CA ने उसका रिटर्न फाइल कर दिया जी। और बाद में ना रेक्टिफिकेशन करके फॉर्म 67 फाइल कर दिया जी। लेकिन इनकम टैक्स रूल के हिसाब से वो 7,000 का जो टैक्स क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है ये पर्टिकुलर रूल की वजह से जी। अब मेरे 2 सवाल हैं कोहली साहब जी। एक, क्या इसमें अब कुछ हो सकता है कि जिससे मेरे 7,000 रुपया वापस आ जाए?
और दूसरा क्या है कि ये जो असेसमेंट ईयर 20, 21 और 21-22 में आपको भी पता है कि बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस थी, प्रॉब्लम्स थी पोर्टल के अंदर, और इसलिए वो अंडर रिटर्न फाइलिंग की डेट भी एक्सटेंड करते जा रहे थे। तो उस वजह से क्या है कि इवन 20-21 में भी 234A का भी मुझे काफी इंटरेस्ट लग गया था। और इस मामले में मैंने CBDT, फाइनेंस मिनिस्ट्री, CPC बेंगलुरु और CP ग्रांट्स पोर्टल और PM पोर्टल सब जगह लिखा, बहुत जगह पे मैंने कंप्लेंट डाली, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। अभी रिप्लाई तो आएगा आपके पास, अभी रिप्लाई आएगा। हमारे पास बैठे हुए कोहली साहब बताएं। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपकी समस्या का हम बहुत आसान समाधान बता देते हैं, जिससे आपने इतनी जगह लिखा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे tax@moneycontrol.com पर लिख लिए, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फॉर्म 67 जिसका आपने जिक्र किया, 18 अगस्त 2022 को एक सर्कुलर आया, एक अमेंडमेंट की गई, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि अगर आप फॉर्म 67, क्योंकि आपकी ओवरसीज इनकम पे था, उसको आप फाइल करने में डिले करते हैं, आप असेसमेंट प्रोसीडिंग्स मतलब एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप उसको फाइल कर सकते हैं। और देवेंद्र जी, एक आपको और चीज बताता हूं जो आपको भूलेगी नहीं। सोनाक्षी सिन्हा जो अदाकारा हैं बॉलीवुड की, उनके केस में CIT के मामला आया, उनको उस केस में तो यहां तक डिसाइड हुआ कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान भी अगर आप फॉर्म 67 फाइल कर देते हैं वो भी स्वीकार करा जाएगा। तो इसलिए देवेंद्र जी, कोई चिंता की बात नहीं। अगर टैक्स लग गया है तो आप अपील में चले जाइए, अपील में आप इस केस का हवाला दीजिए, 18 अगस्त 2022 में जो अमेंडमेंट मैंने बताई उसका हवाला दीजिए। कोई मुझे इसमें शक नहीं है कि आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा, और मिलेगा। हमें एक बार खबर जरूर दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी जानकर। अब फिर भी ना मिलूँ तो हम लोग हैं, जैसा कि बताया कोहली साहब, आप हमें बताइएगा, अब मिल जाए तब भी बताइएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग मुंबई, जहां से सैकत साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैकत साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, कोहली सर को नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार, नमस्कार, बताएं। हाँ जी, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ एक्चुअली, ठीक है, कॉर्पोरेट में, और मेरा जो टैक्सेबल इनकम है 10 लाख के ऊपर ही आता है। अच्छा। तो मैं 2020 to 21 के दौरान मैंने एक मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोविडेंट फंड थी, वहां से मैंने 3,12,00 रुपीज विड्रॉ किया था, क्योंकि उसमें शायद ट्रांसफर की ऑप्शन नहीं आ रही थी, प्रोविडेंट फंड की साइट में कुछ इशू था, उसके लिए मैंने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो देन व्हेन माय CA जब वो टैक्स फाइलिंग किया, उसके बाद मुझे 129 के तहत नोटिस आया, जिसके लिए मेरे को फिर से सेल्फ असेसमेंट करना पड़ा, और अराउंड 91,000 का मेरे को टैक्स लग गया पूरा। तो मतलब कैलकुलेट करके आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कि 10% प्रोविडेंट फंड पे विड्रॉल पे अगर 5 साल के नीचे मैं सर्विस था, तो 10% का विड्रॉल टैक्सेबल होता है या टैक्स देना पड़ता है। बट इन दिस केस मेरे को 30% ब्रैकेट पे टैक्स लग गया। इज दैट फाइन कोहली साहब, या मेरे को टैक्स ज्यादा लग गया कि कैसा है? क्योंकि जो रिटर्न पूरा कैलकुलेशन किया हुआ दुविधा में है। नहीं बिल्कुल सैकत साहब, देखिए 5 साल से आप कम अगर निकलवाएंगे तो 30% उस पर TDS लगेगा, उस पर TDS कटेगा। तो मुझे तो जो आपने कैलकुलेशन बताई है, हालांकि कैलकुलेशन में जब हम जाते हैं तो इसकी पूरी बारीकियां, पूरी कंपटीशन को देख के निर्णय ठीक तरह से आता है, पर जो आपने कैलकुलेशन बताई है मुझे वो 30% टैक्स डिडक्शन ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि 5 साल से कम आप निकलवाते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है, और ये नियम अक्रॉस द बोर्ड लागू होता है प्रोविडेंट फंड पर। तो इसलिए प्राइमा फेसिया जो आपने नंबर्स बताए हैं वो ठीक लग रहा है, पर पूरी बारीकी लक्ष्मण इसकी जब कंपटीशन इनकी देखी जाएगी तो तब समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नंबर्स भी बोले हैं, कुछ 91,000, कुछ 3 लाख, तो वो नंबर्स मुझे ऐसा लग रहा है बीच में और नंबर्स भी चाहिए, पर प्राइमा फेसिया मतलब ऊपर से देख के ऐसा लग रहा है कि 30% इस पे प्रोविडेंट फंड ठीक कटा है। ठीक कटा है। फिर भी अगर आपको अभी भी कुछ सफाई चाहिए तो जो डिटेल कोहली साहब ने कहा वो डिटेल शेयर करेंगे तो हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आपने GST रिटर्न फाइल नहीं करने वजह से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो इसको फिर से आप रिवाइव कर सकते हैं, कैसे बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ बच्चा। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा।
तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, PSU के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा। हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझन हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी। तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा, वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है? अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में। हाँ, नहीं, फॉर्म से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। लोगों के सवाल ने इसके बीच में कई सारे मुद्दे आते थे बीच में हम लोगों के पास, और एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है ट्रेडर्स के लिए कि GST रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता था। अब सस्पेंड होगा तो क्या करें, तो बड़ी उलझन होती थी। तो इसमें एक बड़ी राहत मिली है। राहत किस तरह से मिली है, कोहली साहब से पूछ लेते हैं। कोहली साहब, क्या निकाला GST ने इसका तरीका? बिल्कुल लक्ष्मण, मुझे तो लगता है टैक्स गुरु का दूसरा नाम अगर कभी रखना हो तो राहत रख सकते हैं आप। इतनी राहत की खबरें, इतनी राहत गुरु या इतनी खबरें राहत की आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रिटर्न ना फाइल करने पर आपका डिस्टेंस सस्पेंड हो जाता था रजिस्ट्रेशन। एक बिल्कुल रीसेंट अमेंडमेंट की गई है जिसके अंतर्गत अब अगर आप वो रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो एक बटन दिया गया है जिससे आप अपने GST रजिस्ट्रेशन को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप उसको पुनः, पहले नहीं था, पहले ये बटन नहीं था। सस्पेंड होने के बाद काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, डिपार्टमेंट को लिखना पड़ता था, फॉलोअप करना पड़ता था, रिमाइंडर्स भेजने पड़ते थे, कई दिन तक नहीं होता था। अब आप जब आप रिटर्न फाइल कर लें उसके बाद ये काम करें, वरना वो फिर से हो जाएगा। तो उसके बाद आप इस बटन को दबाएं, आपका वो रिटर्न वेरीफाई करके आपका रजिस्ट्रेशन फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो आप दोबारा से GST में अपनी बिलिंग वगैरह और रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब एक कतई नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करने में कोताही बरतें। ये एक सुविधा दी गई जब बिल्कुल किसी अपरिहार्य कारणों से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।